Hello everyone, welcome back on my channel Commerce Excel. Today we are going to do part 4 of PERT and CPM, in which we are going to do one of the most important topic of PERT and CPM, which is crashing. अगर आपने पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखी है PERT and CPM की, तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। So see, टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ, जिसे हम क्रैशिंग भी कहते हैं। टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ एक हमारा रिसोर्स एनालिसिस एंड रिसोर्स एलोकेशन का एक मेथड है, एक वे है कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को मोर एफिशिएंट वे में एलोकेट कर सके। ठीक है। सो अगर मैं आपको ब्रॉडली बताऊं कि क्रैशिंग है क्या, तो क्रैशिंग एक वे है, एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है। सो क्या है, हम एक कैसे एफिशिएंट वे से प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को रिड्यूस करें, साइमल्टेनियसली अपने कॉस्ट को भी रिड्यूस करें, वो हम क्रैशिंग में लर्न करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ, दैट देयर इज मीन टाइम और कॉस्ट, इन दोनों में आपको बैलेंसिंग करनी होती है। अदरवाइज अगर आपको टाइम को रिड्यूस करना तो आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है। इस वजह से इन दोनों को कैसे एक ऑप्टिमम वे पे हम डिटरमाइन करें कि क्या एक ऑप्टिमम टाइम होना चाहिए जहाँ पे हमारी कॉस्ट रिडक्शन है, एज वेल हमारी जो टाइम है वो भी हमारी कम से कम आए प्रोजेक्ट को कंप्लीशन के लिए। सो सी, it is based on the idea that the duration of some or all activities of a project can be reduced by employing additional resources, of course, and working overtime on them. How can you reduce the time? Of course, कुछ extra resources लगा के या working जो labor होंगे आपके वो work करेंगे overtime, तभी आप जो project की duration उसको reduce कर पाओगे। This would obviously have the effect of reaching the project cost. इससे क्या होगा, आपका जो project का cost है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। The time cost trade-off of problem is based on the conception that the duration of some of the activities of a project can be cut down if some additional resources are employed on them. अगर कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्स हम एम्प्लॉय करें तो ऐसी कई एक्टिविटीज है जिसे हम कट डाउन कर सकते हैं, तो उनके कट डाउन होने की वजह से प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल ड्यूरेशन है वो शॉर्ट हो सकता है। तो क्रैशिंग का मतलब क्या है? क्रैशिंग मीन्स डेलिब्रेट रिडक्शन ऑफ एक्टिविटी टाइम्स बाय पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन कॉल्ड क्रैशिंग। डेलिब्रेटली जो हम रिडक्शन करते हैं टाइम में, एक्टिविटीज में जो टाइम इन्वॉल्व होता है उसमें जब डेलिब्रेटली हम रिड्यूस करना चाहे टाइम को, तो उसे कहते हैं क्रैशिंग। देन क्रैश टाइम क्या होता है? तो इट रिप्रेजेंट द मिनिमम एक्टिविटी टाइम ड्यूरेशन दैट इज पॉसिबल एंड एनी अटेम्प्ट टू फर्दर क्रैश वुड ओनली रेज अ डायरेक्ट कॉस्ट विदाउट रिड्यूसिंग द टाइम। सो क्रैशिंग जो होती है आपके टाइम, क्रैश टाइम, वो आपका मिनिमम एक्टिविटी टाइम होता है। ठीक है। उससे आप कम नहीं कर सकते, मतलब वो आपको बिल्कुल मिनिमम ही होगा। एंड देन आपका क्रैश कॉस्ट क्या होता है? द एक्टिविटी टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू क्रैश टाइम इज कॉल्ड क्रैश कॉस्ट। जो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग क्रैश टाइम की जो कॉस्ट होगी वो आपकी क्रैश कॉस्ट होगी, कि मतलब उस टाइम में कितनी आपकी कॉस्ट इनकर्ड हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको समझ आएगी टर्म्स। नाउ सी द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड कॉस्ट कर्व। अगर मैं आपको कहूँ कि जो हमारा जो नॉर्मल कॉस्ट है प्रोजेक्ट का, हमें उसी पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करनी है, तो जो मेरी नॉर्मल टाइम होगा वो इतना है। देखो आप यहाँ देखो, तो ठीक है, नॉर्मल कॉस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपकी नॉर्मल टाइम है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ मेरा जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो रिड्यूस हो जाए, तो मतलब जो क्रैश टाइम है वो मेरी इतनी होगी। तो ये जो क्रैश टाइम, अगर मैं इस टाइम तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो इससे क्या होगा, जो मेरा नॉर्मल कॉस्ट है वो इंक्रीज हुए क्रैश कॉस्ट तक पहुंचेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जनरली इसी क्या होता है, प्रोजेक्ट जो होता है उसमें हमारे दो तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, जैसे जैसे जितना आप टाइम रिड्यूस करोगे वैसे वैसे आपका डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होगा एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट रिड्यूस होता है। लाइक मैं बात करूँ सुपरविजन की, तो सुपरविजन की जो कॉस्ट होगी, सुपरवाइजर की जो कॉस्ट होगी वो रिड्यूस होगी विद द रिडक्शन इन टाइम, राइट? क्योंकि अब उसे कम टाइम सुपरवाइज करना पड़ रहा है। लेकिन जो आपके डायरेक्ट कॉस्ट होंगे, जो रिसोर्सेज होंगे, उनकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस वजह से जो आपका अगर क्रैश टाइम, मतलब अगर आप टाइम को रिड्यूस करोगे तो आपका कॉस्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, आपको दिख रहा है ये रिलेशनशिप? ओके। सो सी, हमें क्या चाहिए होता है, हमें ये कैलकुलेट करना होता है क्रैशिंग में, क्रैशिंग करते वक्त
हमें ये देखना होता है कि कौन सी जो हम एक्टिविटी जिसकी क्रैशिंग कर रहे हैं उसकी क्रैशिंग करने की वजह से मेरी कितनी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। जैसे मैंने बताया, अगर क्रैशिंग का मतलब होता है डेलिबरेटली रिडक्शन इन टाइम, तो आप टाइम को रिड्यूस कर रहे हो तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो इंक्रीज होगी डेफिनेटली। तो मेरा कितना कॉस्ट इंक्रीज होगा उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के रिडक्शन से, ये मुझे पता करना है। तो वो कैसे करते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना होता है, उसके लिए स्लोप। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो येलो लाइन है ये आपकी स्लोप है, ठीक है। ऑल्दो ये जनरली ये आपकी लीनियर फॉर्म में नहीं होती है, ये कॉन्वेक्स फॉर्म में होती है, जो कि पिंक कलर से आपकी शो हुई है, कॉन्वेक्स फॉर्म में होती है। बट फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी और हम इस पर्ट एंड सीपी में यूज कर रहे हैं तो हम एज अ लीनियर अप्रोक्सीमेशन इसे यूज करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ द लीनियर अप्रोक्सीमेशन हम इसका स्लोप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सी हियर, स्लोप मतलब क्या हुआ हमारा, यहाँ पे इंक्रीमेंटल कॉस्ट हुआ। इंक्रीमेंटल कॉस्ट इन द सेंस कि अगर मैं उस एक्टिविटी के टाइम को रिड्यूस करूंगी तो मेरा कितना इंक्रीमेंट होगी कॉस्ट में पर डे के अकॉर्डिंग ना। अगर मैं डे की बात करूँ तो डे का रिडक्शन, 1 डे का डे रिडक्शन करूंगी तो कितनी पर डे की मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारा स्लोप से कैलकुलेट करते हैं। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट होगा हमारा, तो सी यहाँ से यहाँ तक जो है वो कैसे होगा हमारा, क्रैश कॉस्ट माइनस करेंगे नॉर्मल कॉस्ट को और डिवाइड कर देंगे हम नॉर्मल टाइम को माइनस करके क्रैश टाइम को। सो ये आ जाएगा हमारा स्लोप, दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और इसी की हेल्प से अब हम क्वेश्चन अपना प्रोसीड करेंगे कि कैसे हम पहले निकालेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे जिस एक्टिविटी की हमें करनी होगी क्रैशिंग, वो पहले एक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखेंगे। अब हम ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइंड में रखो, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। In crashing a project, it is the activities on the critical path only that need to be considered. Of course, बस आपको जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज मतलब जो क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटीज लाई होती हैं उन्हीं को हम क्रिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं, राइट। सो क्रैशिंग के टाइम में हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्रिटिकल एक्टिविटीज को कंसिडर करना होता है। बता सकते हैं क्यों? ऑफ कोर्स बता सकते हैं आप, मुझे बताए क्यों। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था सीपीएम में कि जो हमारी प्रोजेक्ट की लेंथ होती है वो डिटरमाइन कौन करता है, क्रिटिकल एक्टिविटीज और क्रिटिकल पाथ ही डिटरमाइन करते हैं। तो अनलेस और अनटिल हम क्रिटिकल एक्टिविटीज में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, उनके टाइम में रिडक्शन नहीं करेंगे, तो हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन चेंज नहीं होगा। क्योंकि जो क्रिटिकल एक्टिविटी और क्रिटिकल जो पाथ है वही डिटरमाइन करती है हमारी प्रोजेक्ट की लेंथ को। सेकंड क्या है, द क्रिटिकल पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट में चेंज वाइल क्रैशिंग। ऑफ कोर्स अगर आप, मैंने क्या कहा, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है उन्हीं में चेंज करेंगे, उन्हीं में क्रैशिंग करेंगे। क्रैशिंग मतलब उन्हीं में रिडक्शन करेंगे टाइम की। जब उनमें रिडक्शन करोगे तो आपका जो क्रिटिकल पाथ है प्रोजेक्ट का उसमें चेंजेस होंगे। If at any stage of crashing there are multiple critical paths in a project, अगर कहीं multiple critical paths हो तब क्या करेंगे, then activities from each path should be chosen for crashing। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों इन द सेंस मतलब जितने भी हमारे पास क्रैशिंग के लिए हमारे पास एक्टिविटीज आएंगी, मल्टीपल जब क्रिटिकल पास होंगे तो उन सब में से मतलब उन सारे क्रिटिकल पास में से हमें क्या लेना होगा, हमें क्रैशिंग के लिए एक्टिविटीज चूज करनी पड़ेंगी। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, the duration of an activity cannot be reduced indefinitely। अब क्रैशिंग का मतलब ये है कि ठीक है आप उसे रिड्यूस कर सकते हो आप अपने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इनडेफिनेटली उसको रिड्यूस करते जाओगे। एक लिमिट होती है जहां तक आप इसे रिड्यूस कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को, ओके। अब मैं बात करती हूँ स्टेप्स इन क्रैशिंग की। तो कुछ स्टेप्स से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर मैं स्टेप 1 की बात करूँ तो सबसे पहले हमें करना पड़ता है आइडेंटिफाई क्रैश के लिए क्रिटिकल एक्टिविटीज का दैट हैज द मिनिमम इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग। हमें कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करना होता है, वो उस एक्टिविटी को हम क्रैश करेंगे जिसकी मिनिमम इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी। जाहिर सी बात है अगर मैं क्रैश कर रही हूँ अपनी एक्टिविटी को तो मैं तो उन्हीं एक्टिविटी को क्रैश करूंगी ना कि जिसकी मेरी क्रैश करने पे जो मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है वो कम से कम हो।
अगर मैं अपने टाइम को रिड्यूस कर रही हूँ और मुझे पता है टाइम को रिड्यूस करने से मेरी कॉस्ट जो होगी वो इंक्रीज होगी ही होगी, तो मैं कौन सी ऐसी एक्टिविटी को रिड्यूस करूंगी? जाहिर सी बात है जिसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट सबसे कम होगी। सो हमें वो एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी होती है। इन इवेंट ऑफ मल्टीपल क्रिटिकल पाथ्स एंड एक्टिविटी फ्रॉम ईच पाथ इज चूजन, जो कि मैंने अभी पीछे भी बताया, ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन अवेलेबल, द वन विद द लीस्ट कॉस्ट इज कंसीडर्ड इन केस द क्रैशिंग इज डन फॉर अ डे। और आपको पता है एक जो क्रैशिंग की जाएगी एक बार में सिर्फ क्या करना है आपको, 1 डे के लिए ही आपको क्रैशिंग करनी है। लेट्स सपोज अगर आपका जो क्रिटिकल जो है पूरा जो क्रिटिकल पाथ की जो लेंथ है वो 20 डेज है, ठीक है। तो जब आप क्रैशिंग करोगे तब आप जो एक्टिविटी लोगे उसे सिर्फ 1 डे से ही रिड्यूस करोगे। तो जो आपकी न्यू आएगी मे बी 19 डेज हो जाएगी आप किस तरीके से, तो सिर्फ 1 डे के लिए एक टाइम में क्रैशिंग करोगे। स्टेप 2 क्या कह रहा है? स्टेप 2 कहता है the network is revised by adjusting the time and cost crashed activity। जब आप एक्टिविटीज को क्रैश करोगे तो आपका क्या होगा, टाइम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए इसको रिवाइज करना होगा। तो उससे क्या होगा, क्रिटिकल पाथ भी उससे चेंज हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है, क्योंकि कई सारे पाथ होंगे। तो आपने जो क्रिटिकल पाथ पहले था उसको रिवाइज करने के बाद कोई और में भी क्रिटिकल पाथ बन जाएगा। तो इस तरीके से फिर हमें न्यू क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करना होता है और फिर से स्टेप 1 को रिपीट करना होता है तब तक कि जब तक हमें कोई और क्रैशिंग पॉसिबल ना हो उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अब इसे अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। The following data relate to a project. The contract include a penalty clause of 20 rupees per day in excess of 19 days। अगर उस प्रोजेक्ट में 19 डेज से ज्यादा डेज इन्वॉल्व है तो हर दिन की हर डे की 200 रुपए की पेनल्टी आपकी लगेगी। एंड जो ओवरहेड कॉस्ट है वो 400 रुपीज पर डे है, ठीक है। ये आपको गिवन है। गिवन देखो आपको एक्टिविटीज की नोट दे रखी है, इससे हमें एक्टिविटी पहले ड्रॉ करनी पड़ेगी, मतलब नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। और एक्टिविटी टाइम दे रखी है और एक्टिविटी कॉस्ट दे रखी है। एक्टिविटी टाइम में आपको नॉर्मल एंड कैश दे रखा है। तो नॉर्मल टाइम 1 से लेकर 2 तक की जो एक्टिविटी होगी उसकी नॉर्मल टाइम 6 डेज है और उसकी क्रैश डेज है 4 डेज। मतलब क्या शो कर रहा है इसका, नॉर्मल तो उस एक्टिविटी को करने में आपको 6 दिन लग जाएंगे, लेकिन जो मिनिमम टाइम है उस एक्टिविटी को करने के लिए आपको 4 दिन में भी वो कर सकते हो। क्रैश टाइम ये शो कर रहा है कि जो मिनिमम टाइम है वो। इसी तरह आप बाकी एक्टिविटीज का भी देख सकते हो। देन अगर मैं एक्टिविटी कॉस्ट की बात करूँ तो नॉर्मल कॉस्ट आपका गिवन है कि अगर 6 डेज में आप वो कंप्लीट करोगे एक्टिविटी तो आपकी 600 रुपीज की कॉस्ट लगेगी। लेकिन अगर आप 4 डेज में उस एक्टिविटी को कंप्लीट करोगे तो आपकी 1000 रुपीज लगेगी, जो कि क्रैश कॉस्ट शो हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर 6 डेज की बात करो तब मेरा 600 है, लेकिन अगर मैं 4 डेज मतलब क्रैश वाली की बात करूँ जब मेरा टाइम कम हुआ है तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हुई है। देख रहे हो आप, क्रैश कॉस्ट यहाँ पे 1000 है जब मेरा क्रैश टाइम 4 डेज है। इसी तरह हम बाकी का भी देख सकते हैं। सो ये आपको एक्टिविटी टाइम एंड कॉस्ट गिवन है। विद द हेल्प ऑफ दीज फिगर्स हम क्या करने जा रहे हैं, अब नेटवर्क डायग्राम अपना बनाने जा रहे हैं। तो सी मैंने यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना कैसे अगर नहीं आता है तो आप मेरी लास्ट वीडियोस को देख लेना, मैंने उसमें अच्छे से समझाया है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये नेटवर्क डायग्राम विद द हेल्प ऑफ दीज फिगर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। नो सी हियर, अगर मैं 1 to 2 की एक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ जो मेरा नॉर्मल टाइम है वो नॉर्मल डेज है वो 6 डेज का है एंड जो क्रैश डेज है वो 4 डेज का है। सो यहाँ पे हम जो क्रैश डेज है उसको ब्रैकेट में शो करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे 6 डेज एंड जो ब्रैकेट में वो क्रैश टाइम है 4 डेज। देन 1 से 3 की बात करो तो नॉर्मल है 4 डेज एंड जो क्रैश है 2 डेज। देन हम बात करें 2 to 4 की, जो नॉर्मल डेज है 5 डेज एंड क्रैश डेज 3 डेज। After this we have 2 to 5 days, so यहाँ पे normal days 3 days and crash day है 1 day। Then 3 to 4 normal है 6 days, crash day है 4 days। Then 4 to 6 में है 8 days normal and 4 days crash day। 5 to 6 4 days normal 2 days crash day and 6 to 7 3 days normal and 2 days crash days, ठीक है क्लियर। अब बात करते हैं क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके लिए हमें पता चलनी चाहिए कि हमारे पास कितने पॉसिबल पाथ हैं इसमें। तो पाथ कौन कौन से आप यहाँ पे देखो,
यहाँ पे हमारा फर्स्ट पाथ 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6 एंड 6 to 7। ठीक है, पाथ क्या होता है आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो रहा है तो प्लीज मैं कहूँगी आप मेरी पहले लास्ट वीडियोस देख लेना, फिर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ आएगी। पाथ यहाँ पे मैं अगेन बता देती हूँ, एक अनइंटरप्टेड पूरा हमारा एक पाथ होता है जो कि हमारा इनिशियल नोड से टर्मिनल नोड तक जाना चाहिए। देन मैं सेकंड पाथ की बात करूँ तो ये क्या है 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7। एंड देन हमारा थर्ड है 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7। इस तरीके से हमारे 3 पाथ इसमें बने हैं। और इनके जो नॉर्मल टाइम है वो कितना है नॉर्मल टाइम, तो नॉर्मल टाइम जो हमारा फर्स्ट पाथ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 + 3 + 4 + 3 कितना हो गया हमारा 16। ओके, एंड जो इसका क्रैश टाइम है वो कितना है, क्रैश टाइम मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में शो कर रखा है, तो क्रैश टाइम है 4 + 1 + 2 + 2 9। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट की कैलकुलेशन करेंगे नॉर्मल टाइम एंड क्रैश टाइम के लिए। तब मुझे बताओ हमारी क्रिटिकल जो पाथ है वो कौन सा पाथ है, क्रिटिकल क्रिटिकल पाथ कौन सा है हमारा, जहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा आईओ टाइम, राइट। तो ये कौन सा है हमारा 22, आप देखो यहाँ पे, तो 22 क्या हो गया हमारा क्रिटिकल पाथ हो गया, और यही प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी होता है। और क्रैश टाइम में हमारा क्या है, सी ये जो 13 है, ये 13 हमारा क्रैश टाइम में ये हाईएस्ट है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये हमें ये शो कर रहा है कि जो 13 डेज से लेकर 22 डेज तक हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब मिनिमम डेज हो जाएगा आपका 13 डेज एंड मैक्सिमम हो जाएगा आपका 22 डेज। और ये भी शो कर रहा है कि जो आप अपनी एक्टिविटीज को क्रैश करोगे वो आप 13 डेज तक ही क्रैश कर सकते हो। उसके बाद अगर आप क्रैश करोगे तो अल्टीमेटली आपके डायरेक्ट कॉस्ट को बहुत ज्यादा इंक्रीज ही करेगा और कोई बेनिफिट आपको उससे नहीं मिलेगा। तो इस वजह से आपको क्रैश टाइम का हाईएस्ट जो हो गया वो शो करता है आपको मिनिमम टाइम, और जो नॉर्मल टाइम का हाईएस्ट हो गया ये टाइम को शो करता है आपको मैक्सिमम टाइम प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और क्या शो करता है, ये शो करता है कि आप जो एक्टिविटीज है उसको आप अप टू दिस लिमिट तक ही क्रैश कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि आप 22 से स्टार्ट करके 13 जो है आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट वहां तक इसको रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन उसके बीच में या फिर कहाँ तक कौन सा ऑप्टिमम कॉस्ट आएगा, कौन सा ऑप्टिमम टाइम है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो सी यार, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसी का। तो 22 आया हमारा डेज प्रोजेक्ट कॉस्ट का। तो यहाँ पे 22 डेज में हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी लग रही है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल कॉस्ट कितना है वो पहले बताओ। नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि विद द रिडक्शन इन द टाइम वो चेंज नहीं होगा, वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, आपका नॉर्मल कॉस्ट है वो। तो नॉर्मल कॉस्ट क्या है आप देख सकते हो, जो टोटल नॉर्मल कॉस्ट है वो है हमारा 4700। तो 4700 आ गई। देन पेनल्टी क्या कहता है, पेनल्टी कहता है 200 पर डे इन द एक्सेस ऑफ 19 डेज। तो 19 ये तो क्या है, हम तो 22 डेज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, सो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, क्योंकि 200 पर डे है पेनल्टी, तो पेनल्टी होगी हमारे 600। देन हम ओवरहेड कॉस्ट की बात करें तो ओवरहेड कॉस्ट था हमारा 400 पर डे। सो यहाँ पे हम 22 डेज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। सो 22 × 400 वी हैव 8800। सो टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 22 डेज के लिए 14,100। ओके, ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। अब हमें स्टार्ट करनी है हमारी क्रैशिंग करने के लिए, एक्टिविटीज को क्रैश करना है। अब एक्टिविटीज को क्रैश करने से पहले मैंने कहा था हमें पता होना चाहिए कि उस एक्टिविटी को क्रैश करने के लिए हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी आ रही है। तो पहले हम हर एक एक्टिविटीज की इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम उस एक्टिविटी को क्रैश करेंगे, मतलब उस एक्टिविटी में हम कुछ टाइम रिड्यूस कर देंगे, तो हमारा पर डे का उसका कॉस्ट कितना इंक्रीज होगा। तो इसके लिए मैंने बताया था हमारे पास स्लोप होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट का फॉर्मूला, वो है हमारा क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हमने यहाँ पे आप देख सकते हो ये लास्ट जो कॉलम है इसमें
स्लोप कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ दैट इज 1 to 2 एक्टिविटी की, तो यहाँ पर जो आपका क्रैश कॉस्ट है वो है 1000। सो 1000 माइनस 600 कितना हो गया 400। और 400 को डिवाइड करेंगे 6 माइनस 4 से मतलब 2 से। सो 400 डिवाइडेड बाय 2 वी हैव 200। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम क्या करेंगे, सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दे दिया है। तो इस तरीके से हम स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है जो कि हमारी। अब जबकि हमारे पास स्लोप आ गया तो हम अपना प्रोसीड कर सकते हैं क्रैशिंग की जो हमारी प्रोसीजर है उसको। तो हमारा जो क्रिटिकल पाथ है वो कौन सा था, आप देखो यहाँ पे क्रिटिकल पाथ कौन सा होता है जिसकी हाईएस्ट सबसे ज्यादा लेंथ होती है। तो ये थी हमारी 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7। ठीक है, तो मैंने बताया था क्रैशिंग के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पाथ में जो क्रिटिकल एक्टिविटीज होती है उसी को कंसीडर करते हैं, क्योंकि नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज को कंसीडर करने का कोई मतलब ही नहीं है। बिकॉज जो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट जो रिड्यूस होगा वो होगा जब क्रिटिकल एक्टिविटीज में हम रिडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है ये हमारी 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7। अभी क्रैश लिमिट कैसे निकाला है मैंने, तो क्रैश लिमिट हमने ऐसे कैलकुलेट किया है, जो हमारा नॉर्मल टाइम होता है उसमें से हम माइनस कर देते हैं क्रैश टाइम को, तो हमारा आ जाता है क्रैश लिमिट। ठीक है, तो क्रैश लिमिट क्या शो करता है, क्रैश लिमिट हमें ये शो करता है कि हम इस एक्टिविटी को इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर मैं 1 to 2 एक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे नॉर्मल टाइम है 6 डेज का एंड जो क्रैश टाइम है वो है 4 डेज का। सो मेरे क्रैश लिमिट आ जाएगी 6 माइनस 4 दैट इज 2 डेज। मतलब 2 दिन से ज्यादा मैं उसको क्रैश नहीं कर सकती उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, दैट इज 1 to 2 एक्टिविटी को। इसी तरह हम बाकियों की भी क्रैश लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए है, यहाँ पे 1 to 2 की 2 डेज, 2 to 4 के 2 डेज, 4 to 6 के 4 डेज एंड 6 to 7 की 1 डे। और इनके मैंने कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी जो कि हमने पीछे कैलकुलेट की मैंने यहाँ पे शो कर दी। ठीक है, आफ्टर दिस हमें क्या करना होता है, हमें वो उस एक्टिविटी को क्रैश करनी होती है जिसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट सबसे कम आई हो। तो यहाँ पे सबसे कम हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट किसकी है, ये है हमारी 1 to 2 एक्टिविटी की, क्योंकि इसकी सबसे कम कॉस्ट है 200। तो इसका मतलब जो 1 to 2 एक्टिविटी है मैं इसको 1 डे से क्या कर दूंगी, क्रैश कर दूंगी, इसमें 1 डे में रिड्यूस कर दूंगी। तो ये क्या हो गया, आप देख सकते हो 1 से जो 2 तक है इसका जो नॉर्मल टाइम है वो है 6 डेज। तो लेकिन अब मैं इसको क्रैश कर रही हूँ, इसका मतलब वो 6 डेज कैंसिल होके अब कितना हो जाएगा 5 डेज। ठीक है, क्लियर। सो आफ्टर दिस क्रैशिंग हमें अगेन जितने भी हमारे पास थे उनकी लेंथ को फाइंड आउट करना होगा और फिर उसमें से क्रिटिकल जो हमारी एक्टिविटीज और क्रिटिकल पास होंगे उनको लोकेट करना होगा। तो अगेन हमारे ये 3 पाथ तो वही है, लेकिन हमारी जो टाइमिंग है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं 1 to 2, 2 to 5 एंड 5 to 6 देन 6 to 7 की बात करूँ तो यहाँ पे अब हमारा क्या हो जाएगा टाइम। अब मैं क्या करूंगी, 6 तो कैंसिल हो गया, 6 में क्या हो गया 1 डेज रिड्यूस कर दिया हमने, क्रैशिंग कर दी। तो अब हम 5 को लेंगे। सो 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15। तो आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 15 ये आपका चेंज हो गया है। इसी तरह फिर हमने 1 to 2, 4, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 7 की भी ली है। तो इसी तरह आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया तो इसका 22 डेज है। एंड देन 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7 की जो टाइम है आफ्टर क्रैशिंग वो है आपकी 21 डेज। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी कौन सी क्रिटिकल पाथ है आप बता सकते हो। यहाँ पे हमारे दोनों क्रिटिकल पाथ है, दो हैं, क्योंकि दो हमारे पास पाथ है जिनकी सेम जो है टाइमिंग है और हाईएस्ट है। देखो आप देखो 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 7 इसकी भी 21 डेज है। एंड 1 to 3, 3 to 4, 4 to 6, 6 to 7 इसकी भी 21 डेज है। इसका मतलब ये दोनों ही हमारी क्रिटिकल पाथ है। अब जब मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था जब हमारे 2 से ज्यादा क्रिटिकल पाथ हो तो हमें दोनों ही क्रिटिकल पाथ में से एक्टिविटीज को चूज करना होता है क्रैशिंग के लिए। ठीक है, बिफोर चूजिंग हम उस एक्टिविटीज को चूज करने से पहले अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं फिर से टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट कितना आ गया हमारा 21 डेज पे। तो इसके लिए नॉर्मल कॉस्ट मैंने बताया था जो कि चेंज नहीं होगा वो नॉर्मल कॉस्ट है, सो 4700 ही रहेगी। पेनल्टी अब कितना है, पेनल्टी अब हमारी 2 डेज के लिए लगेगी क्योंकि 19 डेज के एक्सेस में है, 2 दिन ही हुआ।
ठीक है, 20 और 21 2 दिन हो गए आपकी। सो 200 पर डे था, 2 मल्टीप्लाई 200 400 आपकी पेनल्टी लगी। ओवरहेड कॉस्ट क्या है 400 पर डे, सो 21 मल्टीप्लाई 400 कितनी आ गई आपकी ओवरहेड कॉस्ट 8400। अब एक और चीज यहाँ पे, एक और कॉस्ट एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया विच इज क्रैशिंग कॉस्ट। क्रैशिंग कॉस्ट मतलब क्या है, क्योंकि अब मैंने टाइम रिड्यूस किया है 22 डेज से 21 डेज पे हम आ गए हैं प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए। सो उस टाइम के रिडक्शन के लिए मेरे को जो कॉस्ट बेयर करना पड़ा है क्रैशिंग कॉस्ट, वो है मेरा 200, क्योंकि मैंने क्या है 1 2 एक्टिविटी रिड्यूस की, इसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है 200, तो यही मेरी क्रैशिंग कॉस्ट हो गई 200। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आया वो कितना आया है हमारा 13,700। ठीक है, सो 13,700 आ गया हमारा 21 डेज के लिए। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें एक्टिविटीज फाइंड आउट करनी है क्रैशिंग के लिए। तो अब हमें दो क्रिटिकल पास कंसीडर करने हैं। ये कौन कौन से, एक है 1 to 2 2 to 4 4 to 6 6 to 7 के लिए। इसमें हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे मैंने 1 to 2 2 to 4 4 to 6 6 to 7। देन हमारा जो सेकंड क्रिटिकल पाथ है वो है हमारा 1 to 3 3 to 4 4 to 6 6 to 7, और इसकी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं 1 to 3 3 to 4 4 to 6 6 to 7। अब जो क्रैश लिमिट है देखो, अब जो मेरा 1 2 है ना, उसका क्रैश लिमिट अब मेरा रिड्यूस हो चुका है। देखो पीछे था मेरा 1 to 2 में जो क्रैश लिमिट थी वो मेरी 2 डेज की थी, लेकिन क्योंकि अब मैंने 1 डे क्या कर लिया, मैंने यूज कर लिया है, मैंने 1 डे से उसे क्या किया, रिड्यूस कर चुकी हूँ मैं उसे। 1 से लेके जो 2 तक मेरी एक्टिविटी गई है इसको मैं ऑलरेडी रिड्यूस कर चुकी हूँ, इसमें से 1 डे। इस वजह से जो मेरी क्रैश लिमिट है अब मेरी वो 1 डे रह गई है। ठीक है, और जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो मैंने यहाँ पे आपकी शो कर दी है। ठीक है, अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मैं इनमें से कौन सी एक्टिविटीज को क्रैश करूं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेरियस इसके कॉम्बिनेशंस को देखना पड़ता है कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों ही क्रिटिकल पास में से कंसीडर करना होता है। तो सबसे पहले हमें उन एक्टिविटीज को लोकेट करना होता है जो कि दोनों ही क्रिटिकल पाथ में कॉमन हो। तो वो कौन से हमारे 4 and 6 and 6 and 7। ठीक है, तो 4 6 की जो आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है वो है आपकी 550 एंड 6 7 की इंक्रीमेंटल कॉस्ट है 350। उसके बाद जो रिमेनिंग एक्टिविटीज है उनके लिए हमें वेरियस कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो, अगर मैं फर्स्ट वाले क्रिटिकल पार्ट में से 1 2 एक्टिविटी को लूं तो सेकंड वाले क्रिटिकल पार्ट में से मैं 1 3 एक्टिविटी को लूंगी। ठीक है, तो मेरा टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 200 प्लस 400 इज इक्वल टू 600। देन मैं अगेन बात करूंगी नेक्स्ट जो मेरा अल्टरनेटिव हो सकता है वो क्या हो सकता है, अगर मैं फर्स्ट में से फिर से 1 and 2 को लूं क्रिटिकल एक्टिविटी को, और सेकंड में से अब मैं किसको ले सकती हूँ, मैं 3 and 4 को लूंगी। तो मेरा इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 500 इसका एंड सॉरी 200 इसका, क्योंकि 1 2 दिया है ना हमने, 200 हमारा इसका एंड देन 3 4 के है का कितना है हमारा 550, तो कितना होगा टोटल 750। देन मैं बात करूँ फर्स्ट क्रिटिकल एक्टिविटी से 2 4 एक्टिविटी का, तो सेकंड वाले में से कौन सी लूंगी 1 3 का। तो टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी मेरी 500 plus 400 900। देन फर्स्ट क्रिटिकल एक्टिविटी में से 2 4 एंड सेकंड क्रिटिकल एक्टिविटी में से 3 4, तो इसकी कितनी आ जाएगी हमारी 500 प्लस 550 इज इक्वल टू 1050। ये हमारे वेरियस क्या आप बन सकते हैं हमारे अल्टरनेटिव है। इसमें से हमें कौन से लेंगे जिसकी सबसे कम इंक्रीमेंटल कॉस्ट आई हो, तो वो कौन सी है वो आप देख सकते हो। ये हमारी 350 इंक्रीमेंटल कॉस्ट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी एक्टिविटी है वो है 6 7। तो हम क्या करेंगे अब 6 7 जो एक्टिविटी है इसको हम 1 डे से रिड्यूस कर देंगे। ओके, 1 डे से रिड्यूस करेंगे हम 6 7 एक्टिविटीज को। तो 6 7 एक्टिविटीज में नॉर्मल टाइम है 3 डेज का, अब हम इसे 1 डे से रिड्यूस करने के बाद हमारा कितना रह जाएगा 2 डेज का टाइम रह जाएगा। क्लियर, तो अब अगेन हमारी इस क्रैशिंग के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फिर से लेंथ कैलकुलेट करेंगे हर एक पाथ की। तो अगेन हमारा जो है हर एक पाथ की हमने कैलकुलेट की, जब लेंथ जैसे आप देख सकते हो 1 से 2 है हमारा 5, देन 2 से 5 है 3 डेज, 5 to 6 है 4 डेज एंड 6 to 7 अब 2 डेज को कंसिडर करेंगे। तो हमारा जो टाइम आगे वो आगे 14। इसी तरह सेकंड पाथ एंड थर्ड पाथ की हमने कैलकुलेट कर ली है।
तो अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे फिर से दो क्रिटिकल पाथ आ गए, क्योंकि हमारे दो में है 2020। तो इन दोनों को कंसीडर करेंगे हम, इन दोनों में से एक्टिविटीज को कंसीडर करेंगे क्रैशिंग के लिए। बट बिफोर गोइंग टू क्रैशिंग हम इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल कॉस्ट 20 डेज के लिए। सो नॉर्मल कॉस्ट अगेन 4700 ही रहेगा। पेनल्टी कितना होगा, 19 डेज के एक्सेस में लेने ही पेनल्टी। सो यहाँ पे 20 डेज है, इसका मतलब 1 डेज ही हो रहा है एक्सेस। सो 1 मल्टीप्लाई 200, 200 पेनल्टी आ गई। ओवरहेड कॉस्ट 400 पर डे, सो 20 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू 8000। अब क्रैशिंग कॉस्ट कितना होगा, सो हमने स्टार्ट किया था 22 डेज से, 21 डेज पे आए तो क्रैशिंग हुई थी 200। अब 20 डेज पे आए तो क्रैशिंग कितनी हो गई, क्रैशिंग कितनी हो गई 550। क्यों हो गई, क्योंकि 200 पहले वाली जो क्रैशिंग कॉस्ट थी वो तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है, प्लस अभी वाली जो क्रैशिंग की हमने 6 और 7 जो एक्टिविटीज में जो हमने क्रैशिंग की है वो उसकी क्रैशिंग कॉस्ट है, उसकी इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट है वो है 350। सो 200 प्लस 350 550 आ गई। सो ओवरऑल जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो कितना आ गया 13,450 फॉर 20 डेज, ठीक है। अगर मैं 20 दिन की बात करूँ तो 20 दिन जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अगर 20 दिन हो तो 13,450 मेरी आएगी कॉस्ट। अगेन बात करते हैं हम इन दोनों, हम यहाँ पे दो क्रिटिकल पास हैं हमारे, तो इनकी एक्टिविटीज में कौन सी क्रैशिंग करेंगे हम। तो अब कौन से हमारे पास अल्टरनेटिव रह जाएंगे इसकी कैलकुलेशन के लिए। तो आप देख सकते हो 6-7 में क्या था, हमारा क्रैश लिमिट 1 डे था, तो 1 डे हम ऑलरेडी रिड्यूस कर चुके हैं। इसका मतलब वो क्या है 6-7 जो एक्टिविटीज है अब उसमें 0 क्रैश लिमिट रह जाएगी, अब उसे हम और रिड्यूस नहीं कर सकते। तो 6-7 को हम अब रिमूव कर देंगे। तो क्या अल्टरनेटिव रह जाएंगे, तो 4-6 अब हमारा कॉमन है दोनों में, तो पहले 4-6 ले लेंगे। उसके बाद कौन कौन से हमारे वरिस कॉम्बिनेशन है। सो अगेन जैसे मैंने पीछे बताया जो जो हमारे वरिस कॉम्बिनेशन थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, बस हमारा जो हटा है और रिमूव है वो है 6-7, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट सबसे कम कौन सा, लोवेस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट है हमारा 550। इसका मतलब जो हमारा है 550 कॉरस्पॉन्डिंग किसके है 4-6 एक्टिविटी के। जो 4-6 आपकी एक्टिविटी होगी उसको हम 1 डे से अब रिड्यूस करेंगे। तो 4-6 आपकी ये रही एक्टिविटीज, इसको हम 1 डे से रिड्यूस करेंगे। तो नॉर्मल डेज है हमारा 8 डेज, इसको 1 डे से रिड्यूस करने के बाद अब क्या बच जाएगा 7 डेज, ठीक है। तो 7 डेज हो गया। तो अब अगेन क्या करेंगे हम, सारी जितने भी हमारे पाथ हैं उनके लिए हम आफ्टर क्रैशिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो देख सकते हो आप 1 to 2 है हमारा 5 डेज, देन 2 to 5 है 3 डेज, 5 to 6 है 4 डेज, 6 to 7 है 2 डेज। तो आफ्टर क्रैशिंग लेंथ हुई हमारी फर्स्ट पाथ की 14 डेज, देन हमारी सेकेंड एंड थर्ड की ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल करके। तो ये आई है हमारी सेकेंड पार्ट की 19 डेज, थर्ड पार्ट की आई है 19 डेज। अगेन हमारे पास दो क्रिटिकल पाथ है, फिर से हम वही प्रोसीजर करेंगे, बट उससे पहले हम फिर से इसका क्या करते हैं टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 90 डेज पे मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ तो वो आएगा आपका नॉर्मल कॉस्ट 4700 ही है। ओवरहेड कॉस्ट क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे अब मेरा पेनल्टी 0 होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था पेनल्टी जो हमारा क्वेश्चन में था उन्होंने बोला था कि 200 पेनल्टी होगा इन एक्सेस ऑफ 19 डेज। तो 19 डेज में तो कोई पेनल्टी इसका मतलब लगेगी नहीं, 0 पेनल्टी होगी। तो यहाँ पे मैंने पेनल्टी नहीं ली है टोटल कॉस्ट में, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो 400 पर डे से, सो 19 मल्टीप्लाई 400 7600 आ गई ओवरऑल कॉस्ट। देन क्रैशिंग कॉस्ट कितनी आएगी 200 क्रैशिंग कॉस्ट आई थी हमारे 21 डेज पे आने के लिए। देन 20 डेज पे आए तब हमारी 350 क्रैशिंग कॉस्ट फिर से ऐड हुई। देन जब 19 डेज पे आए हम तब हमारी 550 क्रैशिंग कॉस्ट और इंक्रीज हुई है। कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करने पे 4-6 एक्टिविटी को क्रैश करने पे जो हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट आई थी वो थी 550। तो हमारी जो टोटल क्रैशिंग कॉस्ट आएगी 19 डेज पे आते आते वो हो गई हमारी 1100। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है 19 डेज पे वो आई 13,400 रुपीज। क्लियर। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मैंने आपको इतने सारे डेज की कैलकुलेट करके मैंने बता दिया है। बाकी आप इसी तरीके से 13 डेज तक आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैंने बताया जो मिनिमम टाइम है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का वो 13 डेज है आपका, और जो मैक्सिमम है वो 22 डेज है। तो हम 22 डेज से स्टार्ट करके 13 डेज तक जाएंगे। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन आपको अपनी प्रोसीड करनी है, एक्टिविटीज को क्रैश करना है। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा फाइनली जो आया था वो हमारे 9 क्रैशिंग अकर हुई है
तो आप देख सकते हो ये हमारे 3 पाथ है, हर एक क्रैशिंग में हर एक पाथ की लेंथ क्या आएगी वो आपने शो हो रही है यहाँ पे, ये कैलकुलेट करके आप देख सकते हो इन द सेम वे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और आप यहाँ पे ये वाली जो टेबल है आपको शो कर रही है नॉर्मल कॉस्ट, आप देख सकते हो सारी ही नॉर्मल कॉस्ट हर एक ड्यूरेशन में आपकी सेम है 4700 जो की है। और जो क्रैशिंग है 22 डेज में कोई क्रैशिंग नहीं हुई थी, तो आप देखो 22 डेज में जो क्रैशिंग हुआ कोई जीरो है। ओवरहेड कॉस्ट 8800 हमने कैलकुलेट किया था और पेनल्टी हमारी 600 थी, ठीक है। और टोटल कॉस्ट 14,100 था। सो 22, 21, 20 एंड 19 यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमारी इतनी 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 आई थी, ठीक है। देन मैं बात करूँ 18 डेज, 18, 17, 16, 15, 14 एंड 13, तो आप देखो मैंने 22 से लेकर 13 डेज तक यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। आप वैसे ही इन द सेम वे आप कैलकुलेट करके देख लेना और यहाँ से मैच कर लेना अपने आंसर्स को। अब आप देखो जैसे जैसे आपका टाइम रिड्यूस हो रहा है वैसे वैसे आपका जो ओवरहेड कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो इस वजह से क्या है जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है विद द रिडक्शन ऑफ द टाइम, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है आपका रिड्यूस होता है, लेकिन जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो आपकी इंक्रीज होती है। अब मैं बात करूं कि हमारा ऑप्टिमम क्या है, मतलब कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पे हमें ज्यादा अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए सो दैट हमारा टाइम भी कम लगे और कॉस्ट भी कम लगे। तो देखो जो नॉर्मल टाइम है वो आपका 22 डेज था, तो 22 डेज में आपका जो कॉस्ट है वो आ रही 14,100 और जो क्रैश टाइम है वो आपकी 13 डेज है, ठीक है। लेकिन तो मतलब क्या 13 डेज आपका मिनिमम टाइम था, तो क्रैश डेज है 13 डेज। 13 डेज में आपका जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो है 15,200 और जो आपका ऑप्टिमम है वो कहाँ है, आप देखो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है सबसे मिनिमम कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है आपका 19 डेज में। तो ऑप्टिमम कितना हो गया 19 डेज, मतलब 13,400 आपकी ऑप्टिमम कॉस्ट हो गई। इसका मतलब जो आप प्रोजेक्ट है उससे आप 19 डेज में कंप्लीट कर सकते हो, जहाँ पे आपकी टाइम भी कम हो जाएगी और कॉस्ट भी मिनिमम होगा। ओके, सो ये है क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट। होप सो आपको क्लियर हो गया हो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।